हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़र और उसके पिता जोसेफ फ्रिट्ज़र की। बाकी तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि ये किसके बारे में है। अब मैं सीधे स्टोरी शुरू करती हूँ। ये कहानी जहाँ से शुरू होती है वो 19 अप्रैल 2008 की एक घटना है। एक यंग गर्ल को हॉस्पिटल लाया जाता है जो लगभग मरणासन्न थी, यानी कि मरने की स्थिति में थी। डॉक्टर्स को पता ही नहीं चलता कि उसे कौन सी बीमारी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में सभी नागरिकों का सिविल रजिस्ट्रेशन यानी कि सिविल रिकॉर्ड होता है, जिसमें गवर्नमेंट उनका पूरा रिकॉर्ड रखती है। उसमें उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ पैदा हुए, उनको कौन सी डिजीज़ेज़ हैं, उनके बारे में सब कुछ, उनका एड्रेस सब कुछ होता है। पर इस लड़की के बारे में कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं था, जैसे कि वो इस देश में कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, वो कभी थी ही नहीं। डॉक्टर्स भी परेशान हो गए और तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ये लड़की नॉन एग्जिस्टेंट है और हमारी कंट्री में अननोन है और हम नहीं जानते कहाँ से आई है, इसका कोई सिविल रिकॉर्ड नहीं है। खैर पुलिस आई, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस लड़की की माँ एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़र 1984 में गायब हो गई थी, यानी कि डिसअपियर हो गई थी। उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म भी किया गया था। तो अब वो जो गायब हो गई थी एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़र 1984 में, अब 2008 में उसकी बेटी सामने आती है जिसका कि अब कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की जो 24 साल पहले 1984 से शुरू हुई, क्योंकि उसकी माँ 1984 में ही गायब हुई थी। 28 अगस्त 1984 में एक लड़की रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी जिसका नाम एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़र था। ये कहानी है ऑस्ट्रिया की, उसका एक टाउन है वियना, टाउन या सिटी कह सकते हैं, वियना का एक छोटे से टाउन में ये घटना घटी थी। तो खैर वो लड़की रहस्यमयी ढंग से ऑस्ट्रिया के एक छोटे से टाउन से गायब हो गई थी जिसका नाम एलिज़ाबेथ फ्रिट्ज़र था। वो अपने साथ अपना कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स या पेपर्स जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड्स ये सब भी नहीं ले गई थी। वो सिर्फ ऐसे ही डिसअपियर हो गई थी, उसका कोई भी सामान गायब नहीं था। उसकी फैमिली ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसकी फैमिली में उसके पिता थे, माँ थी और उसके वो टोटल 7 भाई बहन थे। उसकी बड़ी फैमिली थी, उन्होंने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की पर किसी को कोई भी खबर नहीं मिली। उसकी माँ, जिसका नाम रोज़मेरी फ्रिट्ज़र था, उसने पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एलिज़ाबेथ के पास्ट की जांच करनी शुरू की। उसकी जो आंट थी, एलिज़ाबेथ की जो आंट थी, उन्होंने बताया कि वो एक बहुत शांत लड़की थी। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं किया करती थी। वो घंटों तक खिड़की के बाहर बैठी देखती रहती थी। बहुत मतलब किसी को ना तकलीफ़ देने वाली लड़की थी। एलिज़ाबेथ की स्कूल की एक सहेली थी जिसका मैं आपको नाम नहीं बता रही हूँ, उसने अपना नाम वो नहीं बताना चाहती है। तो एलिज़ाबेथ की स्कूल की एक सहेली थी, उसने बताया कि स्कूल में वो हंसती थी, बोलती थी, खेलती थी, पर अपने घर में बहुत रिजर्व और बहुत चुप हो जाया करती थी। जैसे 14-15 साल की लड़कियां होती हैं, बॉयज़ के बारे में बात करती हैं, बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं, लेकिन ऐसा भी उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो लड़कों के बारे में कभी भी ना कोई टिप्पणी करती थी, ना कोई बात करती थी, ना कोई इंटरेस्ट लेती थी। जब भी लड़कों की बात चलती थी वो चुप हो जाती थी। खैर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो पढ़ाई में पिछड़ने लगी और उसका व्यवहार भी बदलने लगा। अब उसका बिहेव चेंज होने लगा था। वो लड़के के बारे में जैसे कि कभी बात नहीं करती थी, लेकिन 1984 में जब वो गायब हुई उससे 2 साल पहले एलिज़ाबेथ एक बार घर छोड़कर चली गई थी अपने किसी दोस्त के साथ, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर उसकी फैमिली ने रिपोर्ट किया था, पुलिस ने उसे ढूंढ लिया था, दोनों को, उसको भी उसके दोस्त को भी ढूंढ लिया था। इस बार जब वो गायब होती है तो पुलिस यही मानती है कि वो फिर से घर छोड़कर चली गई है। कुछ दिन बाद फैमिली को एक लेटर मिलता है, कुछ ही दिन के बाद उसके गायब होने के एलिज़ाबेथ के एक लेटर मिलता है एलिज़ाबेथ का उसकी फैमिली को। उसमें लिखा था कि मैं एक कल्ट ज्वाइन कर रही हूँ। कल्ट होती है एक धार्मिक संस्था, ठीक है, जिसकी अपनी धार्मिक मान्यताएं अलग होती हैं। तो वो कह रही थी कि मैं एक कल्ट यानी कि एक अलग धार्मिक भावनाओं रखने वाले एक संगठन को ज्वाइन करने जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, मैं ठीक हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगी, प्लीज़ आप मुझे ना ढूंढें। खैर पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी थी। जो एलिज़ाबेथ के माँ बाप थे, उनका नाम था जोसेफ फ्रिट्ज़र और रोज़मेरी फ्रिट्ज़र। उनकी शादी 1955 में हुई थी। उनके 7 बच्चे थे। वो जो उनका पिता था जोसेफ फ्रिट्ज़र, वो एक इलेक्ट्रो मैकेनिक था, ठीक है। एलिज़ाबेथ 4th नंबर की चाइल्ड थी उनके टोटल 7 बच्चे थे, उसमें चौथे नंबर की बच्ची कौन थी? एलिज़ाबेथ थी। जोसेफ फ्रिट्ज़र जो उसका पिता था, वो एक शांत रहने वाला इंसान था जिसे उसके पड़ोसी, उसके सहकर्मी काफ़ी पसंद किया करते थे। वो सबके साथ बहुत अच्छा उसका बिहेवियर था, सबसे हेलो हाई थी उसकी, सबसे बात करता था, सबको ग्रीटिंग्स देता था, बहुत अच्छे से वो व्यवहार करता था, इसलिए उसकी काफ़ी रेस्पेक्ट थी सोसाइटी में। उसको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का माना जाता था। जितने भी उसके आसपास के लोग थे वो काफ़ी मजबूत किरदार का उसे माना करते थे।
लेकिन घर पर जोसेफ बिल्कुल ही अलग स्वभाव का इंसान था। घर पर उसका व्यवहार बिल्कुल ही अलग था बाहर से। जो रोज़मेरी थी जोसेफ की वाइफ, वो बहुत ही सीधी सादी महिला थी। जोसेफ अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, वो हिंसक भी था। वो रोज़मेरी के ऊपर हाथ उठाया करता था और यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ भी काफ़ी हिंसा वाला व्यवहार कर दिया करता था। एलिजाबेथ के साथ उसका व्यवहार स्पेशली काफ़ी बुरा था, उसके साथ काफ़ी गंदा व्यवहार करता था। एलिजाबेथ अपनी सहेलियों के साथ भी इस बारे में कभी बात नहीं करती थी। वो कभी भी अपने पिता के बारे में किसी को भी नहीं बताती थी। जो जोसेफ था वो एलिजाबेथ को लेकर हर जगह जाया करता था। कहीं भी उसे जाना होता था अपने काम के बाद तो वो एलिजाबेथ को लेकर जाता था, अपने और किसी बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। वो सिर्फ एलिजाबेथ को लेकर ही अपने साथ जाता था। इसके अलावा जोसेफ चाहता था कि एलिजाबेथ हमेशा घर पर ही रहे, वो कहीं भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर ना जाए, स्कूल के अलावा वो कहीं भी ना जाए। वो उसको कोई भी दोस्त बनाने नहीं देता था स्कूल के बाहर, या फिर बॉयफ्रेंड उसको नहीं बनाने देता था। उसकी माँ ने ये सब बातें अपनी बहन को बताई थी, इसलिए ये बातें सामने आई। जोसेफ फ्रिट्ज़र अपनी बेटी को लेकर इतना ज़्यादा पॉसेसिव था कि अपनी बेटी की पर्सनल डायरीज पढ़ा करता था और उसके सामान की भी तलाशी लिया करता था कि इसके सामान में क्या है। उसकी सहेलियों को उसके घर आकर खेलने की भी परमिशन नहीं थी। वो उसकी सहेलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि वो घर आकर खेलें। कभी वो उसके दरवाजे पर आती थी, कहती थी अंकल उसे भेज दीजिए। ऐसा होता है ना लड़कियों में कि भेज दीजिए, हम बाहर पार्क में खेल लेंगे। तो उन्हें डोर स्टेप से ही भगा दिया करता था। उसकी सहेलियों ने यहाँ तक बताया कि वो कभी उसके घर के अंदर भी एंटर नहीं हुई, कभी उनको आने की परमिशन नहीं दी गई। खैर, वो दरवाजे से उनको भगा दिया करता था। एलिजाबेथ एकदम घर में कैद होकर रह गई थी। पुलिस को भी यही लगा जब उसने ये सब सुना कि जोसेफ जो है बहुत इतना ख़राब व्यवहार करता था एलिजाबेथ के साथ कि एलिजाबेथ घर छोड़कर भाग गई अपने पिता से परेशान होकर, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई होगी। फिर उन्होंने ज़्यादा तफ्तीश नहीं की, उन्होंने केस क्लोज कर दिया। अब 19 अप्रैल 2008 को एक लड़की हॉस्पिटल लाई जाती है जिसकी किडनी और लंग फेल हो चुके थे, पूरी तरह से फेलियर हो चुके थे उसके किडनी और लंग्स, और हालत उसकी काफ़ी नाजुक थी। डॉक्टर्स के पास उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। शायद उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था, ऐसा माना जा रहा था कोई उसकी जेनेटिक डिसऑर्डर था। नेशनल डेटाबेस में उसका नाम नहीं था। उस लड़की का नाम कैस्टीन था। जो आदमी उसे हॉस्पिटल लाया था वह अपने आप को उसका दादा बता रहा था। और कौन लाया था उसे हॉस्पिटल? जोसेफ फ्रिट्ज़र उसे हॉस्पिटल लाया था। वो बता रहा था कि मैं कैस्टीन का दादा हूँ, पर वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था पुलिस वालों के साथ। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर उससे जैसे तैसे सही करे और मैं लेके यहाँ से इस लड़की को चला जाऊँ। वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो रहा था, उग्र हो रहा था, रूड हो रहा था और सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कैस्टीन के बारे में। बस वो ये सोच रहा था डॉक्टर जल्दी से देखें और हमें यहाँ से जाने दें। डॉक्टर्स हैरान थे उसका बिहेवियर देखकर। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस जानकर हैरान रह गई कि एलिजाबेथ की जो है बेटी है और ये उसके पिता जोसेफ उसको आज यहाँ लेकर आए हैं एलिजाबेथ की बेटी को, क्योंकि उनको इस बारे में कुछ भी इन्फॉर्म जोसेफ ने नहीं किया था। जोसेफ ने पुलिस को बताया कि ये एलिजाबेथ की बेटी है। उसने ये भी बताया कि कैस्टीन उन्हें घर के दरवाजे के सामने आज सुबह मिली थी और उसके साथ ही एक लेटर भी था जिसपे एलिजाबेथ ने लिखा था कि ये कैस्टीन है, ये बहुत ज़्यादा बीमार है और अब मैं इसकी कोई भी केयर नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है और आप प्लीज़ इसको देखें, इसको हॉस्पिटल ले जाएं, इसकी केयर करें, इसकी देखभाल करें, क्योंकि अब मैं इसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हूँ। इस तरह से वो हमारे दरवाजे में एलिजाबेथ कैस्टीन को सुबह छोड़ गई थी और हमको ये वहाँ पर मिली थी और बस मुझे इतना ही पता है, इसलिए मुझे कैस्टीन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ये कहकर जो है जोसेफ चुप हो गया और फिर उसके बाद लेकिन पुलिस को डाउटफुल लगी उसकी स्टोरी उन्हें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप जैसे भी करके एलिजाबेथ को यहाँ बुलाइए, उसके बिना इसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा जांच वगैरह करनी पड़ेंगी, नहीं तो इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा और ये मर जाएगी। तो खैर उन्होंने कहा कि एलिजाबेथ को आना चाहिए और कैस्टीन की मेडिकल हिस्ट्री बतानी चाहिए। कैस्टीन अब तक कोमा में जा चुकी थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जब 2 दिन बीत गए तो पुलिस ने एक टीवी चैनल के द्वारा अपील करवाई, ठीक है, अपील करवाई कि ये जो एलिजाबेथ है वो सामने आए। उस एलिजाबेथ के लिए अपील की कि आप सामने आइए और हमें बताइए और थोड़ी सी मदद कीजिए हमारी। इस अपील के 5 दिन के बाद एलिजाबेथ हॉस्पिटल में आई। उसके साथ जोसेफ भी था। एलिजाबेथ अपनी बेटी को देखना चाहती थी। उसके पास अपनी बेटी से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी, उसे भी कुछ पता नहीं था अपनी बेटी के बारे में। वो कोई जो है सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। इसके अलावा वो काफ़ी डरी हुई थी। अब तक वो करीब 42 ईयर्स की हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर्स उसे देखकर हैरान रह गए। वो 42 ईयर्स की ना लगकर करीब 60 ईयर्स की लग रही थी।
उसकी स्किन पीली पड़ चुकी थी और वो बीमार नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत समय से बीमार है, वो बहुत ज़्यादा अंधेरे कमरे में रही है, वो बाहर नहीं निकलती है, शायद बिस्तर में पड़ी रहती है, ऐसा लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा बीमार लग रही थी। और कैस्टीन की स्किन की भी लगभग यही हालत थी, वो भी बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी, बीमार लग रही थी। कैस्टीन भी 19 साल की नहीं लग रही थी, अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। हॉस्पिटल ने फिर से पुलिस को बुलाया। जब एलिजाबेथ आई, पुलिस ने एलिजाबेथ से पूछताछ की। एलिजाबेथ से जो पूछताछ थी वो करीब 5 घंटे चली। एलिजाबेथ ने बताया कि उसने कोई भी कल्ट ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि उसे इतने सालों तक कैद करके रखा गया था, और वो भी एक तहखाने यानी कि बेसमेंट में उसको कैद करके रखा गया था। उसने पुलिस को ये बातें बताई, और उसने उसके बाद इतनी सारी बातें बताई कि हर कोई हैरान रह गया। उसने ये भी बताया कैस्टीन जो कि बीमार है, जो कि 19 साल की है, वो भी अपने बचपन से, पैदा होने के दिन से अभी तक तहखाने में ही कैद थी, इसीलिए वो बीमार भी पड़ी है, इसलिए उसके सारे लंग फेलियर हो गए, किडनी फेलियर हो गए, और उसकी स्किन की भी ये हालत है, वो भी बीमार रहती है। अब पुलिस को पूरी कहानी पता चली जो इस प्रकार थी। अब मैं मेन कहानी पर आती हूँ। जोसेफ फ्रिट्ज़ल 1935 में पैदा हुआ था। एलिजाबेथ का पिता जो था जोसेफ फ्रिट्ज़ल, वो 1935 में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप अलग हो गए थे। जो जोसेफ के माता पिता थे वो अपने दोनों का सेपरेशन हो गया था, लेकिन उसकी माँ ने ही जोसेफ को अकेले पाला। लेकिन वो एक अच्छी माँ नहीं थी, क्योंकि वो बच्चा चाहती ही नहीं थी। उसके ऊपर एक तरह से वो जिम्मेदारी जबरदस्ती डाल दी गई थी। उसका पति तो चला गया और बच्चा उसके पास रह गया थे, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि उसको बच्चे को पालना पड़ा। लेकिन वो चाहती नहीं थी कि मैं बच्चे की देखभाल करूँ। वो जोसेफ को हर समय मारा पीटा करती थी और बिना किसी कारण के भी उसको पनिशमेंट दे दिया करती थी। शायद उसकी माँ की इसी कठोरता ने जोसेफ को साइकोलॉजिकली सिक कर दिया था। वो मानसिक रूप से बीमार हो गया था। उसकी माँ उसको कई बार घर में घंटों के लिए अकेला छोड़ जाया करती थी जब वो बहुत छोटा था। कई बार वो उसे घर से बाहर निकाल दिया करती थी और बिना बात के भी उसको बेकार में पनिशमेंट देती थी, हर समय उस पर हाथ उठाती थी। तो यही सब जो बचपन की कड़वी यादें थीं, उसने उसकी क्रूर पर्सनैलिटी को फिर बाद में डेवलप किया, ऐसा कहा जाता है। जिन बच्चों को बचपन में सहानुभूति यानी कि इम्पैथी नहीं मिलती, ऐसा कहा जाता है कि वो दूसरों के लिए भी सहानुभूति महसूस नहीं करते, वो इम्पैथी दूसरों को भी नहीं देते हैं। इसलिए इम्पैथी मिलना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एलिमेंट। जोसेफ की जो बीवी है रोज़मेरी, चांस की बात है कि वो भी इतनी सीधी साधा महिला उसको मिल गई कि उसकी सारी टॉर्चर वो सह लेती थी और उसने उसको छोड़ा नहीं। एक बार जो इसकी बीवी है रोज़मेरी, इसने अपनी बहन को बताया था कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब जोसेफ ने मारपीट करके उसका एक पैर तोड़ दिया था, और फिर भी उसकी बीवी ने कुछ नहीं कहा। जबकि आपको पता है कि फ़ॉरेन में इतने सारे नियम हैं, कानून है, इतनी ज़्यादा सज़ा है अगर आप थोड़ा भी किसी से वॉयलेंट बिहेवियर करते हैं। लेकिन फिर भी उसकी बीवी ने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। वो अक्सर अपनी बीवी के साथ मारा पीटा करता था, मारपीट किया करता था। समय के साथ साथ वो अपने घर में एक तानाशाह बनता चला गया। कहीं ना कहीं उसकी बीवी की गलती थी। अगर वो विरोध करती तो वो इतना ज़्यादा, उसका स्वभाव शायद उग्र होने की हिम्मत उसकी ना होती, लेकिन क्योंकि उसकी बीवी ने विरोध नहीं किया इसलिए और ज़्यादा तानाशाही करता चला गया। उसके घर आते ही उसके बच्चे शांत हो जाया करते थे और घर में एकदम मातम जैसा माहौल हो जाता था। छोटी सी छोटी बात पे भी, यहाँ तक कि वो कुछ बोल भी दें, हल्ला भी मचा दें, तो भी अपने बच्चों को पिटाई कर दिया करता था। औरतों को लेकर भी उसकी अजीब सी फैंटेसीज थी, उनको लेकर भी वो कहीं ना कहीं सिक था। वह लोगों के घरों की खिड़कियों से झांका करता था। बाद में पता चला पुलिस को, उसके पड़ोसियों को और किसी को भी पता नहीं था। वो थोड़ा दूर जब जाता था अपने घर से तो वो लोगों के घर में ताक झांक किया करता था, वो कपल्स को देखा करता था। जब वो 32 साल का था तब एक बार रोड पर उसने एक औरत का पीछा किया और फिर उसके घर में घुसकर उसका रेप किया था, और इस मामले में उसको 18 महीनों की कैद की सज़ा हुई। वो जेल गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ना उसके किसी नियर एंड डियर जो रिलेटिव्स थे, ना उनको उसके बारे में पता था और ना ही पड़ोसियों को, ना उसके सहकर्मियों को, किसी को भी ये बात पता नहीं थी। उसकी बीवी ने ये बात सबसे छुपाई, और यहाँ तक कि जितने भी रिलेटिव्स थे तब उसकी बीवी ने उनसे झूठ बोला कि वो फ़ॉरेन गया है, क्योंकि वो एक इंजीनियर था। तो उसने कहा कि अपनी नौकरी के सिलसिले में उसकी कंपनी ने उसे फ़ॉरेन भेजा है और वो 1-1.5 साल फ़ॉरेन में रहेगा, ऐसा झूठ बोला उसके रिलेटिव्स ने। बाद में जब ये सब घटनाएं हुई बुढ़ापे में आकर, जब वो पकड़ा गया तब पता चला कि उसको रेप केस में एक बार सज़ा भी हुई थी, 18 महीने की कैद भी हुई थी। लेकिन उसकी रोज़मेरी जो बीवी थी, जिसका नाम रोज़मेरी था, उसने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया। और जब इसने रेप किया, जब ये 32 साल की उम्र में इसने रेप किया था, तब उसकी शादी को ऑलरेडी 12 साल हो चुके थे। रोज़मेरी ने तब भी जोसेफ को ना तो छोड़ा और ना ही अपनी शिकायत किसी से की, और अपने घर वालों से भी झूठ बोलती रही कि जोसेफ अपने काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए विदेश गया है। उसके पास उस समय एक बहुत अच्छा मौका था जोसेफ से पीछा छुड़ाने का, अपने बच्चों को भी उसकी कैद से छुड़ाने का, पर उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। जब वह कैद से छूटकर अपने घर वापस आया जोसेफ, तब उसने अपने ख़तरनाक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। बाद में उसने अपने पुलिस में, जब लास्ट में उसने अपने इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि मुझे रेप करना पसंद था, मैं रेप करना चाहता था, मैं रेप करने के लिए ही बना हूँ, ये उसके शब्द थे।
इतनी 72-73 साल की उम्र में उसने बोला कि मैं रेप करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। तो अब उसको रेप तो करना था, लेकिन उसे पता था कि मैं अगर बाहर ये सब जो है काम करूँगा तो मुझे सज़ा हो सकती है। तो उसने उसके लिए एक दूसरा रास्ता निकाला और एक ख़तरनाक प्लान पे उसने काम करना शुरू कर दिया। जोसेफ ने 1984 में एलिजाबेथ की किडनैपिंग की, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। लेकिन उससे 6 साल पहले ही यानी 1978 से ही उसकी किडनैपिंग की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। इतना ज़्यादा वो खतरनाक आदमी था। उसने एक एटॉमिक बॉम्ब शेल्टर बनाने की परमिशन मांगी अथॉरिटीज़ से, जो शहर के अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे नगर पालिका होती है, इस तरह से उसने अथॉरिटीज़ से परमिशन मांगी कि मैं एक एटॉमिक बॉम्ब शेल्टर बनाना चाहता हूँ। क्यों बनाना चाहते हैं? आपने देखा होगा फॉरेन में कई लोगों के घर के नीचे तहखाने होते हैं, तहखानों में वो छुपते हैं अगर बॉम्ब हमला हो जाए, एटॉमिक हमला हो जाए। वहाँ पे परमिशन है ये सब बनाने की। उस समय कोल्ड वॉर के अंतिम दिन चल रहे थे फॉरेन में, और एटॉमिक बॉम्ब शेल्टर बनवाना एक आम बात थी, इसलिए उसको आसानी से परमिशन मिल गई। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब शेल्टर तो एक बहाना था। असल में वो अपनी बेटी एलिजाबेथ को बंद करके रखने के लिए एक अंडरग्राउंड घर बना रहा था। इतना खतरनाक आदमी था वो कि उसने सोच लिया कि मैं इसको अब एक घर बनाऊंगा, अपनी बेटी को रखूंगा, उसको रेप करूंगा। और 6 साल तक उसे अपने इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं हुआ। 6 साल तक वो घर बनाता रहा। उसको अपने इंजीनियर होने का फ़ायदा मिला। उसे घर बनाना, इलेक्ट्रिक फिटिंग करना, वाटर फिटिंग करना, इसके अलावा जितनी भी टॉयलेटरीज़ की फिटिंग होती है, जितना भी सब कुछ होता है किचन का काम, उसने सारा काम खुद किया। यहाँ तक कि उसने घर भी पूरा एक एक ईंट रख के खुद बनाया। वो एक टेक्निकल जीनियस था, ऐसा कहा जाता है। उसने 6 साल तक अकेले सब कुछ बनाया। उसने एक किले के जैसा एक घर बनाया अंडरग्राउंड, ठीक उसके घर के नीचे। उसने एक सिक्योरिटी लॉक लगाया और उसके बाद 2 रूम बनवाए शुरू में। ठीक है, पहले उसने एक सिक्योरिटी लॉक बनाया जिसके सामने एक शेल्फ था। उसका एक ऑफिस था, जब पहले वो ऑफिस से घुसता था, फिर एक शेल्फ था, वो पूरा शेल्फ हटता था, उसके पीछे सिक्योरिटी लॉक था बटन वाला। जब उसको वो खोलता था फिर उसको बंद करता था तो सामने खाली थोड़ा सा पैसेज था, खाली सा, फिर एक और दरवाज़ा था, फिर उसको बाहर से बंद किया हुआ था उसने, फिर उसको खोलता था। एक तरह से एयर लॉक का काम करता था वो 2 दरवाज़ों के बीच में, ताकि आवाज़ बाहर ना आए। फिर उस दरवाजे को भी जब वो खोलता था तो उसके बाद 2 रूम बने हुए थे। और उसके बाद जो है उसने जो है उसके बाद उस रूम से अंदर जाओ तो किचन था, टॉयलेट था। बाद में वो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन को बढ़ाता चला गया। एक और बेडरूम बनाया और उसके बाद एक और रूम बनाया उसने। एंट्रेंस पर एक सिक्योरिटी लॉक सिस्टम था ही, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसको हटाकर ही आप उसके अंदर जा सकते थे और लॉक सिर्फ उसको पता था। और जितनी भी दीवारें थीं उस शेल्फ के पीछे जिस पे लॉक लगा हुआ था वो पूरी कंक्रीट की थी, जिसको एटॉमिक बम भी नहीं तोड़ सकता था। तो वो जो अंदर बंद थी वो क्या ही तोड़ती उसको। जो उसका घर था उसमें उसने लोगों को इतना डरा के रखा हुआ था कि उसके ऑफिस में भी आने की किसी को भी परमिशन नहीं थी। जोसेफ के ऑफिस में उसकी बीवी भी नहीं आ सकती थी। उसने कहा था कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। और वो इतना तानाशाह था कि डर के मारे वहाँ कोई भी नहीं आता था। अगर कोई आ भी जाता तो शेल्फ के पीछे पता ही नहीं चलता कि दरवाज़ा है, और अंदर से जनरली कोई आवाज़ भी नहीं आती थी। सिक्योरिटी दरवाजे के पीछे, जैसे मैंने बता ही दिया, कि एयर लॉक था। और अब क्या था कि बाहर से कोई भी आवाज़ें, अगर कोई बहुत हल्की आवाज़ें आ सकती थी अगर कोई ध्यान से सुने। खैर, वो दरवाज़ा जो था वो सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था, जो सिक्योरिटी लॉक लगा था जिसमें। ठीक है, तो एलिजाबेथ को अब उसमें लाने की बारी आ गई थी जब वो पूरा बन गया। जिस दिन एलिजाबेथ को उसने किडनैप किया उसकी वाइफ रोजमेरी घर पर नहीं थी। इसका भी उसने फ़ायदा उठाया। उसने एलिजाबेथ को किसी काम के बहाने हेल्प करने के लिए ऑफिस में बुलाया और फिर क्लोरोफॉर्म सुंघा लिया और उसको बेहोश कर दिया। फिर वो उसको एक घसीटता हुआ बेसमेंट में ले गया और एलिजाबेथ के हाथों में हथकड़ी डाल दी। बाद में इस अंधेरे बेसमेंट में एलिजाबेथ को होश आया होगा, तब उसने चिल्लाई होगी, बाहर निकलने की कोशिश की उसने, बहुत ज़्यादा बताया भी उसने, लेकिन वो नाकाम रही। ऑब्वियसली वो बाहर नहीं निकल सकती थी। अगले दिन एलिजाबेथ के माता पिता यानी कि जोसेफ और रोजमेरी पुलिस के पास गए और रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारी बेटी मिसिंग है। जोसेफ ने पुलिस से ये भी कहा कि मुझे शक है कि मेरी बेटी खुद ही भाग गई होगी और उसने कोई कल्ट ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लेटर छोड़कर गई थी कुछ दिनों के बाद। खैर, बाद में बाहर आकर जब एलिजाबेथ ने अपनी कहानी सुनाई तो उस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया था। शुरू के 5 सालों तक एलिजाबेथ उस अंधेरे और अकेले बेसमेंट में बिल्कुल अकेली रही। कोई भी नहीं था उसके साथ, अकेली रही वो 5 साल तक। सिर्फ बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन कैसा था कि जब उसका पिता आता था उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें लेकर आता था, उसको अगर 2-4 बातें बता देता होगा तो बता देता होगा, बाकी पूरे टाइम वो अकेली पड़ी रहती थी। जोसेफ एक बार रात को वहाँ आया करता था, बिना एक भी शब्द बोले वो एलिजाबेथ का रेप किया करता था। उसने तकरीबन इन सालों में, अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए एलिजाबेथ के बयान के हिसाब से, तो कम 3000 बार उसने एलिजाबेथ का रेप किया होगा।
जब वो 23 साल की हुई एलिजाबेथ, पहले वो जब 18 साल की थी तब उसको बेसमेंट में लाया गया था, धीरे धीरे उसकी एज बढ़ी, वो 23 ईयर्स की हुई, तब उसे एक दिन पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। जोसेफ एलिजाबेथ को किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया, उसने उसका कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, कुछ नहीं बताया, और कहा कि वो खुद बच्चे को जन्म देगी। सोचिए कितना मुश्किल है किसी भी महिला के लिए खुद बच्चे को जन्म देना। उसने एलिजाबेथ को एक मेडिकल बुक ला के दे दी कि इसको पढ़ो, और चाइल्ड बर्थ पर एक बुक ला कर दे दी। उसने टॉवल और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसको ला के दे दिए कि अगर इमरजेंसी हो गई, अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो खुद ही कर लेगी, ठीक है। कुछ टॉवल्स ला के दे दी, कैंची वैची ला के दे दी, और बोल दिया कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसकी कोई भी हेल्प तक करने से इनकार कर दिया। तब अपने आप किसी तरह एलिजाबेथ ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, जो कैस्टीन थी और आज जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है, और जिसके कारण एलिजाबेथ भी बाहर आई। खैर कैस्टीन पैदा हुई, ठीक है। उसके 1 साल बाद स्टीफन का जन्म हुआ, फिर लीज़ा पैदा हुई, और फिर मोनिका का जन्म हुआ। इस तरह से अब 4 बच्चों का जन्म हुआ धीरे 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 समय के साथ साथ। अब 10 साल बाद एलिजाबेथ के 4 बच्चे हो चुके थे। जोसेफ ने बाद में साइकेट्रिस्ट को बताया कि ये भी उसकी चाल थी जोसेफ फ्रिट्ज़र की। वो चाहता था कि ये मेरे हमेशा गुलाम बन के रहे, इसलिए उसने इतने सारे बच्चे पैदा किए, और कहीं ना कहीं उसने अपनी बीवी से भी 7 बच्चे पैदा किए थे। क्यों पैदा किए उसने? ताकि उसकी बीवी भी उसकी गुलाम बन के रहे। उसे पता है कि जो महिला है, 7 बच्चे उसके हो गए, उसको कोई दूसरा आदमी अपनाने में हिचकेगा, उसको कोई भी जल्दी से अपनाएगा नहीं जिसके 7 बच्चे हैं, और ना वो उसको छोड़ के आसानी से जा सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं उसकी बीवी रोजमेरी भी उसे छोड़कर नहीं जा पाई, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट थी। इसी तरह से उसने एलिजाबेथ को भी बहुत सारे बच्चे पैदा किए, ताकि वो उसमें पूरी तरह से उसके कब्जे पर रहे, और अगर वो वहाँ से भागने के बारे में सोचे भी, वहाँ से बाहर निकल भी जाए, तब भी वो 7 बच्चों की माँ कहाँ जा सकती थी, वो उसके ही कंट्रोल में रहती। खैर बेसमेंट में एलिजाबेथ ने अपने बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ देने की पूरी कोशिश की। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माँ थी। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उन्हें संभाल कर रखा, उन्हें हाइजीनिक रखा, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया। बाहरी दुनिया देखने का एकमात्र तरीका उनके पास टीवी था। वो टीवी देख लिया करते थे कभी कभी, जो कि जोसेफ ने वहाँ पर लगाया हुआ था। एक बार जोसेफ उनके लिए बर्ड लेकर आया। इस तरह से वो बाहरी दुनिया की कोई कोई चीज़ कभी कभी ले जाया करता था, ठीक है। इसके अलावा वो कभी कभी जो है कुछ चीज़ें, जैसे कि स्नो, एक बार वो स्नो दिखाने के लिए ले गया। जब स्नोफॉल हुआ तो बच्चों को दिखाने के लिए वो स्नो ले गया था एक बार अंदर, कि देखो बर्फ़ ऐसी होती है। उसने बेसमेंट डेकोरेट कर रखा था, क्योंकि वो वहाँ वो अपना दूसरा घर समझता था उसे। उस बेसमेंट डेकोरेटेड था, वहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ थी। जोसेफ अभी भी इतने बच्चे होने के बाद भी, 10 साल बाद भी, एलिजाबेथ का रेगुलर रेप किया करता था। एलिजाबेथ ने अपने बच्चों को उसकी तानाशाही से बचा कर रखा, क्योंकि वो इन बच्चों के साथ भी बहुत सख्त था। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि हल्ला करें गुल्ला करें। वो एकदम, वैसे भी बेसमेंट में अगर वो हल्ला गुल्ला करते तो बाहर आवाज़ जाती, तो और भी ज़्यादा सख्त था। बेसमेंट में रहने वालों की ज़िंदगी और मौत फ्रिट्ज़र के हाथ में थी। वो अक्सर उन्हें डराने के लिए कहा करता था कि मैं दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करके यहाँ से चला जाऊँगा और तुम अंदर ही मर जाओगे। धीरे धीरे समय के साथ बच्चे बड़े होते चले गए, पर ठीक ऊपर घर में रहने वाली रोजमेरी और उसके बच्चों ने कुछ भी अनयूजुअल नोटिस नहीं किया। बहुत आश्चर्य की बात है कि 24 साल तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि उनके घर के नीचे एक पूरा घर बसा हुआ है। वहाँ पे उसकी बेटी है और बेटी के बच्चे। 1996 में एलिजाबेथ एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई। अब माइकल पैदा हुआ, पर सांस ना ले पाने की वजह से उसका दम धीरे धीरे घुटता चला गया, उसकी मौत हो गई। क्योंकि वहाँ पर उपचार की तो कोई सुविधा थी नहीं। एलिजाबेथ ने बहुत ज़्यादा अपने पिता को रिक्वेस्ट की कि इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, बच सकता है, लेकिन वो माना ही नहीं। और माइकल ने धीरे धीरे दम घुटते हुए, धीरे धीरे समय के साथ कुछ घंटों में माइकल ने वहाँ दम तोड़ दिया। अगर समय पर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो 100% वह बच जाता, लेकिन जोसेफ ने कुछ भी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो सीधे उसकी लाश को उठाकर ले गया ठिकाने लगाने के लिए। उसने लाश को एक हीटर पर जला दिया और उसको कहीं फेंक दी उसकी लाश। अब धीरे धीरे बेसमेंट में जगह भी कम पड़ने लगी थी। 4 बच्चे पहले से ही थे। अब जो है धीरे धीरे जब जगह कम पड़ने लगी और भी बच्चे पैदा होने लगे, तो जोसेफ ने कुछ बच्चों को बाहर निकालने का प्लान बनाया। सबसे पहले वो लीज़ा को बाहर लाया। वो कुछ महीने की थी, करीब 9 महीने की थी। वो काफ़ी रोती थी और रोने से हल्ला होता था और वो बाहर आ सकता था, इसलिए उसने चालाकी से उन बच्चों को ज़्यादातर बाहर निकाला जो कि बहुत ज़्यादा हल्ला करते थे। उसने बच्ची को अपने दरवाजे पे एक टोकरी में रख के एक चिट्ठी के साथ छोड़ दिया। चिट्ठी उसने एलिजाबेथ से लिखवा ली थी। चिट्ठी में लिखा था कि कृपया इस बच्ची की देखभाल कर लें और मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, और ये मैं आपकी बेटी एलिजाबेथ इस चिट्ठी को लिख रही हूँ, और मैं तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन कृपया मेरी बेटी को अपना लीजिए। और बाद में उसने दरवाजे पे चुपचाप रख लिया। बाद में उसकी बीवी रोजमेरी को वो जब टोकरी मिली तो उसने उस बच्ची को अपना लिया। तो इस तरह से जो है उसने धीरे धीरे करके 3 बच्चों को उस बेसमेंट से बाहर निकाला। एक तो बच्चा मर गया था, 3 उसने बाहर निकाल लिए और 3 बेसमेंट में रहे।
ये तीनों बच्चे कुछ ही महीने के थे, ताकि वो बाहर आके कुछ बता ना सकें, इसलिए वो बड़े बच्चों को नहीं निकलता था, छोटे बच्चों को निकलता था। ये तीनों बच्चे अब एक करीब करीब एक सामान्य जीवन जी रहे थे ऊपर। अब वो बेसमेंट में रहने वाले बच्चों को, ऊपर रहने वाले बच्चों के बारे में बताया करता था। जो बेसमेंट में रह रहे थे उनको टॉर्चर करने के लिए वो बताता था कि जो बच्चे बाहर चले गए वो तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो मूवी देख रहे हैं, वो स्कूल जाते हैं, उनकी पिक्चर्स दिखाया करता था और उनको करीब करीब चढ़ाया करता था। वो सैडिस्ट था, वो उनको बताया करता था टॉर्चर करने के लिए कितने मज़े कर रहे हैं ऊपर वाले बच्चे। इस तरह बच्चों को दुखी करके उसे बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होती थी। खैर, अब कुछ बच्चे बेसमेंट में थे, कुछ बच्चे ऊपर थे और एक बच्चा मर चुका था। कई साल बेसमेंट में इसी तरह से और ज़्यादा निकलते चले गए, कई साल और हो गए। लेकिन 19 अप्रैल 2008 को कैस्टीन पहले से बीमार तो रहती ही थी, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी कि उसके मरने की स्थिति आ गई। तो एलिजाबेथ ने किसी तरह अपने पिता को राजी कर लिया कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, ये किसी को कुछ नहीं बताएगी, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इसको बस दिखा लाओ, नहीं तो ये अंदर ही मर जाएगी। लेकिन जब वो एक हफ्ते बाद फिर पुलिस की रिक्वेस्ट पे टीवी में जब ऐलान वैलान हुआ, तो शायद इसको भी, जोसेफ को लगा कि कहीं बात खुल ना जाए, पता ना चल जाए, कहीं उसके घर की तलाशी वलाशी ना हो जाए, इसलिए वो एलिजाबेथ को बाहर निकाल कर लाया। उसे लग रहा था कि शायद इस तरह के नाटक से वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर खैर, जब वो बाहर आई, फिर उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी सुनाई, तब जोसेफ की इस दोहरी ज़िंदगी का अंत हुआ। जो दो परिवार एक साथ जी रहा था, उसकी इस ज़िंदगी का अंत हुआ। पुलिस ने बाकी दो बच्चों को भी मुक्त कराया। जो बाकी दो बच्चे थे उनका नाम स्टीफन और फेलिक्स था। फेलिक्स सबसे छोटा बच्चा था उनका, वो 5 साल का था। जब वो पुलिस कार में बैठकर जाने लगा ऑफिस की तरफ, पुलिस ऑफिस की तरफ जाने लगा, तो पूरे समय वो खिड़की से ही चिपका रहा। उसने पहली बार पेड़ पौधे, कारें, सड़क, सब कुछ उसने इतनी चहल पहल पहली बार देखी थी। वो उसने बिल्कुल खिड़की से नज़र ही नहीं हटाई, क्योंकि उसने ये सब कभी भी नहीं देखा था। जोसेफ के घर में बहुत से किराएदार भी थे। इतने सालों में, 24 सालों में, बहुत बड़ा उसका घर था, तो बहुत सारे किराएदार भी थे, मतलब सैकड़ों की संख्या में कह सकते हैं। मतलब वो आते रहे जाते रहे, ऐसे करके सैकड़ों की संख्या में थे। कई सारे कमरे उसने किराए पे दे रखे थे, लेकिन उन्हें भी कभी कुछ भी पता नहीं चला। किसी को भी बेसमेंट के पास तथा गार्डन में जाने की कोई परमिशन ही नहीं थी, उनको जाने ही नहीं देता था वो। एक किराएदार को कभी कभी कोई हल्की आवाज़ भी आ जाती थी, जिसका इंटरव्यू आया है कि हमें कभी कभी लगता था, लेकिन वो इग्नोर कर देते थे। कई बार वो टीवी की आवाज़ कम करके सुनते थे कि बाहर से शायद कुछ आवाज़ आई, लेकिन उसके बाद आवाज़ रुक जाती थी। उसका जो कुत्ता था वो कभी कभी अचानक भौंकने लग जाता था, बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर करता था, लगभग रोज ही वो अजीब व्यवहार करता था, लेकिन उनको कभी भी ऐसा शक नहीं हुआ कि बेसमेंट में कोई है। जोसेफ ने अपनी इंजीनियर की नौकरी भी धीरे धीरे छोड़ दी थी। अब वो इंजीनियर नहीं था और उसने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया था, ताकि वो अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या ढाल सके, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सके। नौकरी का जो है 10 से 5 वाला टाइम उसको ना बिताना पड़े। वो मीलों दूर बेसमेंट का कूड़ा फेंका करता था और दूर दूर से शॉपिंग किया करता था, ताकि उस पर उसे कोई भी, मतलब किसी को भी उस पर शक ना हो। अगर कोई जान पहचान का लोग देख भी लें तो वो दवाइयाँ खरीदता था, डायपर खरीदता था, छोटे बच्चों के कपड़े खरीदता था, जो कि उसके घर में तो उसके बच्चे तो बड़े थे, राशन का सामान खरीदता था। तो वो शहर के दूसरे दूसरे कोनों में जाया करता था, वहाँ के शॉपिंग सेंटर से खरीदा करता था। उसने अपनी ज़िंदगी 2 भागों में बांट रखी थी, ऊपर वाले घर की शॉपिंग एकदम अलग और नीचे की एकदम अलग। सबके सो जाने के बाद जो कि शॉपिंग जो बैग्स थे वो अपनी गाड़ी में छुपा कर रखा करता था। सबके सो जाने के बाद वो सामान नीचे लेकर जाता था। उसने तीनों बच्चों को लीगली अडॉप्ट किया था जो ऊपर रह रहे थे, और सोशल सर्विस के लोग भी उनसे मिलने आया करते थे। कहीं ना कहीं जो सोशल सर्विस के लोग थे उनसे भी चूक हो गई थी, कि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये कहाँ है, एलिजाबेथ कहाँ है, क्या है, मतलब उन्होंने कोई ज़्यादा तफ्तीश नहीं की। उन्हें भी कभी कोई शक नहीं किया, क्योंकि जोसेफ के पास एलिजाबेथ द्वारा साइन किए गए लेटर्स थे। मेन उसका जो है बहुत ही ज़्यादा चालाक आदमी था, तो उसने क्या किया था, एलिजाबेथ से लेटर साइन तो करा ही रखे थे, तो वो सबको वही लेटर्स दिखा दिया करता था, और उसने लीगल बना लिया था उन बच्चों का, तीनों का रिकॉर्ड था। खैर 16 मार्च 2009 को, उसके बाद खैर इनका ट्रायल चला। आपको जैसे पता ही है कि उसके बाद इनको पुलिस कस्टडी में रखा गया और इसके बाद इन पर ट्रायल शुरू हुआ। तो 16 मार्च 2009 को जोसेफ का ट्रायल शुरू हुआ। वो अपने चेहरे के आगे एक नीली फाइल लगाए हुए कोर्ट में पेश हुआ। उसने अपने चेहरे को छुपा रखा था एक नीली फाइल से। इसके अलावा उसके ऊपर किडनैपिंग, रेप, स्लेवरी यानी कि किसी को दास बना के रखने का, और मर्डर के चार्जेस लगे। कहीं ना कहीं उसने उस बच्चे का मर्डर भी किया था, क्योंकि उसने उस बच्चे का इलाज नहीं कराया। अगर आप किसी से नेगलेक्ट करते हैं तो वो भी मर्डर में ही आता है, भले ही आपने, जिसे कहते हैं ना कि गैर इरादतन हत्या, लेकिन आपने हत्या तो की है। उसके देश की, जो उस देश की मैक्सिमम पनिशमेंट थी, तो देश की मैक्सिमम जो पनिशमेंट थी वो उम्र कैद थी, तो उसे उम्र कैद की सज़ा मिली। एलिजाबेथ कोर्ट में कभी भी पेश नहीं हुई, वो कभी भी पब्लिकली पेश किसी के भी सामने नहीं हुई, क्योंकि उसने साफ मना कर दिया था कि मैं पब्लिकली पेश नहीं होंगी। वो अपने पिता के चेहरे को कभी भी देखना नहीं चाहती थी। उसने साफ कोर्ट को कह दिया कि मैं अब अपने पिता को ज़िंदगी में कभी भी देखना भी नहीं चाहती। तो इसलिए जो है, जो जजेस थे उन्होंने उसको
अलग से उसकी पूरी की पूरी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसकी बात अलग से सुनी, प्राइवेट में सुनी, और उसको कभी भी उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया। वो दुनिया के सामने कभी पेश होना ही नहीं चाहती थी। खैर जज ने उसकी बातें प्राइवेट में सुन ली, ठीक है। जोसेफ ने कोर्ट में ये कहा कि वो एलिजाबेथ को दुनिया भर की बुराइयों से बचाना चाहता था, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था, ये माँ बाप होने के नाते उसका कर्तव्य था, और वो नहीं चाहता था कि वो एलिजाबेथ बुरी संगत में पड़े। एलिजाबेथ ड्रग्स लेती थी, उसने ये कहा, मैं उसको ड्रग्स से बचाना चाहता था। इस तरह की ऊटपटांग बातें उसने एलिजाबेथ के बारे में कही। ये कहा कि उसके तौर तरीके सही नहीं थे, इसलिए उसने एक जो माता पिता का जो है वो अधिकार है या फिर कहते हैं कि कर्तव्य है, इस तरह से उसने इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया। और उसको उसने क्यों कैद किया? उसने उसको इसलिए कैद किया ताकि वो उसको दुनिया की बुराइयों से बचा सके और ड्रग एडिक्शन से बचा सके। शुरू में वो कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, पहले वो अपनी बातों पे अड़ा रहा, ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी उस पर किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बाद में जब उसने एलिजाबेथ की रिकॉर्डेड टेस्टिमोनी सुनी जो उसने जज को बोली थी, तब शायद उसको शर्मिंदगी का एहसास हुआ। तब उसे ऐसा लगा कि मैंने क्या गलत कर दिया है। उसने पूरी उसकी टेस्टिमोनी सुनी एलिजाबेथ की, और उसके बाद वो हिल गया। तब उसने अपने परिवार को पीड़ा देने के लिए माफ़ी मांगी कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने परिवार को पीड़ा दी, और वो कहीं ना कहीं फिर उसको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। उसने घटना की पूर्ण जिम्मेदारी ली। कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि रोज़मेरी को इतने सालों से कुछ पता ही नहीं चला। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज़मेरी को उस घर में रहते हुए भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन ऐसा देखा जाए तो जो रोज़मेरी थी वो इतने डर और खौफ में रहती थी कि उससे सोचने समझने की कहीं ना कहीं क्षमता ही उसकी ख़त्म हो चुकी थी। वो उससे कोई बहस करती ही नहीं थी, कहीं ना कहीं उसे जान का भी खतरा था। उसने सोचा होगा कि एलिजाबेथ इस माहौल से बचकर शायद सच में ही कहीं भाग गई है। खैर इस समय जोसेफ जेल में है। 2024 में जब वो 89 साल का होगा तब वो जेल से रिहा हो जाएगा। एलिजाबेथ और उसके बच्चे जो है, जब वो वहाँ से निकले, बेसमेंट से निकले, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने 1 साल तो पहले क्लिनिक में गुजारा, उन्होंने जीना सीखा। वो उनको उसके स्पेशली उसके बच्चों को तो बाहर रहने की आदत ही नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने अपना थोड़ा सा इलाज करवाया, वहाँ उन्होंने नॉर्मली जीना सीखा। अब वो एक सीक्रेट लोकेशन में रहते हैं। उन्होंने किसी भी तरह के मीडिया एक्सपोजर से इनकार कर दिया। उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, वो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए, और कभी भी आज तक उनकी फ़ोटो भी कभी लीक नहीं हुई। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस तरह की मेरी जो स्टोरी थी आज की कैसी लगी, और मैं इस तरह की और आपके लिए स्टोरी अगर आपको पसंद आएगी तो मैं और लेकर आऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।